अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में राजनीति लगातार करवटें बदल रही है और जैसे जैसे वहां चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हालांकि चुनाव अभी काफी दिन है और इस साल के आखिर में होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से वहां राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, बार बार अलग अलग तरह के समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, उसको देखते हुए कई सारे कयास लग रहे हैं और सबसे बड़े कयास यही लग रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या जाएंगे, कब जाएंगे। और यही नहीं, केवल नीतीश कुमार ही नहीं, नीतीश कुमार के बाद अब इस पूरे मामले में एक नए नेता इसमें इस पूरे जो बदलाव है उसके केंद्र में आ गए हैं और वो है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। वो भी एनडीए का एक खास हिस्सा है और केंद्र में मंत्री हैं। केंद्र में मंत्री होने के बाद वो बिहार में भी एनडीए के सहयोगी हैं और इसके बाद उनकी भी नाराजगी अब सतह पर आती दिखाई पड़ रही है। सीधे तौर पर वो ऐलान भी कर चुके हैं कि वो कैबिनेट का पद अपना छोड़ भी सकते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी इसको लेकर। लेकिन अब बिहार में जिस तरह से वो राजनीतिक अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, और बाकायदा उसकी सूचना दे रहे हैं, उससे बहुत कुछ बिहार की राजनीति में घटित होता दिखाई पड़ रहा है। क्या हो रहा है बताते हैं आपको, लेकिन पहले जीतन राम मांझी का आज का ट्वीट आपको दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उसको ट्वीट किया है, तस्वीरें ट्वीट की हैं और उस ट्वीट में, उन तस्वीरों में काफी कुछ वो कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संदेश उसमें छिपा हुआ है। पहले देखते हैं जीतन राम मांझी का वो ट्वीट जो आज सुबह उन्होंने किया है। वो लिख रहे हैं कि कल मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने गया था। बातें तो वहां कई मुद्दों पर हुई, पर गया जी के इमामगंज के लिए एक खुशखबरी है। 13 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा के दौरान हमारे इमामगंज के उच्च शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है। हमने चुनाव प्रचार के दौरान इमामगंज में उच्च शिक्षा को लेकर जो वादा किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। तो ये जो बातें उन्होंने कही हैं, जो लिखा है, ये तो उनके अपने क्षेत्र की बात है, स्थानीय मुद्दा है, लेकिन इसके लिए वो आभार जता रहे हैं। पर जो उन्होंने शुरुआत में कहा है कि बातें तो कई हुई हैं, अमलेंदु जी, ये बातें कई हुई हैं और नीतीश कुमार किससे के साथ उनकी जो मुलाकात है, जबकि नीतीश कुमार से नाराज होकर ही वो पार्टी छोड़ गए थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी के करीब आए, भारतीय जनता पार्टी से दूरी बढ़ती दिखाई दे रही है, अब उनकी नजदीकी दिखाई पड़ रही है नीतीश कुमार से। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे कि चिराग पासवान की नजदीकी किस तरह से नीतीश कुमार के साथ बढ़ रही है। हालांकि बाद में ऐसा लगा कि ये नजदीकी बढ़ भी रही है और कभी कभी ये दूरियां भी बढ़ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच ये जीतन राम मांझी का जो एक नई राजनीतिक चाल है, इसको किस तरह से देखा जाए, इसके पीछे केंद्र बिंदु में नीतीश कुमार ही है या फिर इसकी कोई और वजह है? जीतन राम की अपनी जो निजी नाराजगी दिखाई पड़ रही है बिहार चुनाव में, जिस तरह से उनको एक भी सीट नहीं मिली, बिहार कह रहा हूं मैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को और जनता दल यूनाइटेड को, दोनों को एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तो इसको किस तरह से देखा जाए? असल में देखिए समीर जी, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी, दोनों दो विपरीत ध्रुव हैं और ये दोनों विपरीत ध्रुव को एक साथ लाने का काम नरेंद्र मोदी ने कर लिया था कि दोनों विपरीत ध्रुव जो है एक साथ उनके साथ आ गए। लेकिन जिस तरीके से तवज्जो मिलने लगी चिराग पासवान को बीजेपी में, उससे जीतन राम मांझी काफ़ी ज़्यादा आहत बताए जाते हैं। जीतन राम मांझी ने झारखंड में भी सीटें मांगी थी और दिल्ली में भी सीटें मांगी थी, दोनों जगह उनको सीटें नहीं मिली और एक तरीके से उनको बेइज्जत किया गया जी, और यही उन्हें लगा कि उनका अपमान किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा भी था कि हम औकात बताएंगे जी, लेकिन जब वो औकात बताने का उन्होंने बयान दिया, उसके बाद उनको शायद ऊपर से कोई आदेश मिल गया और उनको शायद कुछ औकात समझाने का प्रयास किया गया हुआ। उसके बाद जीतन राम मांझी पलट गए और उन्होंने कहा कि हमारा जो था वो जो मंत्रिमंडल छोड़ने की बात थी, वो फ्लैग छोड़ने की बात थी, मंत्रिमंडल छोड़ने की बात नहीं थी जी। मंत्रिमंडल की बैठक छोड़ने की बात थी, वो तो सफाई देने लगे, सफाई देने लगे। लेकिन अब जो नया समीकरण बन रहा है समीर जी, वो ये, इससे पहले चिराग पासवान की नजदीकियां थी वो नीतीश कुमार से बढ़ रही थी और ये समझा जा रहा था कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच गिले शिकवे दूर हो चुके हैं और चूंकि चिराग पासवान भी बीजेपी के सताए हुए हैं, तो अब वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर कोई खेल करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान के नजदीकी हुलास पांडे के घर पे ईडी के छापे पड़े जी, उसके बाद चिराग पासवान जो है वो एकदम से सन्न रह गए और उनका रुख पलटना शुरू हो गया और आखिर में जाकर वो एकदम से फिर से मोदी जी के हनुमान की उसमें स्थिति में आ गए।
तो अब जैसे वो मोदी जी के हनुमान की मुद्रा में आए, वैसे ही जीतन राम मांझी जो थे वो विभीषण की मुद्रा में आ गए। तो अब जीतन राम मांझी जो है वो उनका एक तरह से सोचना है कि अगर चिराग पासवान को तवज्जो मिलेगी नरेंद्र मोदी के यहाँ, तो जीतन राम मांझी क्या करेंगे जी। और जहां तक वोट प्रतिशत की बात है तो जीतन राम मांझी की जाति का वोट चिराग पासवान की जाति से ज्यादा है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी का दावा ज्यादा बनता है, यही बात वो कह भी रहे एक तरीके से। लेकिन चूंकि रामविलास पासवान ने लंबे समय तक दलित राजनीति की और देश के दलित राजनीति जो उसके पटल पर वो छाए रहे रामविलास पासवान, एक बड़ा चेहरा बने रहे काफी दिनों तक, काफी दिनों तक बने रहे। और खासतौर से जब वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स लागू हुई तो उस समय उनका और शरद यादव का उसमें योगदान बताया जाता था वीपी सिंह के साथ में, तो उसकी वजह से उनको उसका लाभ मिला। लेकिन वो चूंकि अच्छे मौसम वैज्ञानिक थे तो उन्होंने आखिरी समय में पलटी उस समय मार ली थी। अब जीतन राम मांझी को ये लग रहा है कि मेरा अपमान हो रहा है, तो अब मैं क्या करूं, तो अब उन्होंने फिर से नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी। नीतीश कुमार को भी लगता है कि अगर चिराग पासवान बीजेपी के साथ जाते हैं तो जाए चिराग पासवान बीजेपी के साथ, हम जीतन राम मांझी को अपने साथ लेकर और फिर अपना पुराना समीकरण ठीक करते हैं और जीतन राम मांझी की जाति का जो वोट है वो नीतीश कुमार को के पाले में आएगा, तो इससे नीतीश कुमार मजबूत होंगे। तो अब ये नया खेल जो है बिहार में एक तरीके से शुरू हो रहा है। और जीतन राम मांझी ने जो अपने चित्र पोस्ट किए हैं और जो लिखा है उन्होंने, वो साफ तौर पर इशारा है कि अब नई खिचड़ी जो है वो पक रही है और नीतीश कुमार को बड़ा खेल करने अब जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसमें देखा जा सकता है अमलेंदु जी उस तस्वीर को हम एक बार फिर देखेंगे जिसको जीतन राम मांझी ने पोस्ट की है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी तस्वीर है। और ये दिखा रही है ये तस्वीर, अगर इसको हम पूरे स्क्रीन पर लाए, कि जो बैठने की जगह भी है, जीतन राम मांझी किस तरह से किस कुर्सी पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये सारी चीजें, ये बहुत सी चीजें, ये मैसेज है, संदेश है कि किस तरह से नजदीकियां हैं और नीतीश कुमार भी उनको किस तरह का सम्मान दे रहे हैं। और ये पूरा एक बड़ा संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जेडीयू में, एलजेपी में या फिर उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो आरोप लग रहे हैं कि जांच एजेंसियों के जरिए या फिर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिशों की जो आशंकाएं जताई जाती हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है, ये आरोप भी लगते हैं, उसको देखते हुए ये जो नजदीकियां हैं बिहार के नेताओं के साथ नीतीश कुमार की, वो अपने आप में एक बड़ा संदेश है। और इसको कुछ उस तरह से ही जोड़ा जा सकता है जब प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि बिहार के लोगों को कितना चाहिए, कितना दे दूं, और उसका जो नतीजा दिखाई पड़ा था कि बीजेपी की किस तरह से हार हुई थी वहां पर, तो ये एक बिहार की अस्मिता और बिहार के नेताओं की एकजुटता भी दिखा रही है कि वो बीजेपी के विरोध में किस तरह से एकजुट हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए समीर जी, वहां जो अब नए समीकरण बन रहे हैं वो अब एंटी बीजेपी समीकरण बन रहे हैं और लगता है कि दो खेमे तैयार हो रहे हैं एंटी बीजेपी। एक इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन जिसमें आरजेडी और कांग्रेस, वामदल ये सब रहेंगे। दूसरा एक खेमा एनडीए के अंदर ही एंटी बीजेपी तैयार हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी और हो सकता है उसमें और लोग भी आ जाए, तो ये एक तैयार हो रहा है। यानी नीतीश कुमार ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। एक तो ये जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने का जो अभी तक खबर चल रही थी कि पार्टी तोड़ी जा रही है नीतीश कुमार की, और बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ रही है, नीतीश कुमार ने उसकी जवाबी कार्रवाई जो शुरू कर दी, यानी शव मात का खेल जेडीयू और बीजेपी में शुरू हो गया है। इससे पहले अमित शाह को जाना था पटना, अमित शाह का पटना का दौरा रद्द हुआ। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि साहब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि आप बिहार आते रहते हैं, फरवरी के में आइए आप बिहार और आकर यहाँ घोषणाएं कीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि साहब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि उन्होंने अनुरोध किया है प्रधानमंत्री से। तो प्रधानमंत्री अगर जाएंगे तो प्रधानमंत्री को भी वो नीतीश कुमार की शर्त माननी पड़ेगी, ये घोषणा करने की कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से दिलीप जायसवाल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो एक भाषण दिया, उस भाषण में लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहा, उससे ये संदेश चला गया कि बीजेपी तैयारी कर चुकी है नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की, और नीतीश कुमार इससे सतर्क हो गए। और इसके बाद ही नीतीश कुमार का एक तरह से कहा जाए ये शुरू हुआ कि अब वो नए समीकरण बनाने में जुट गए नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार की अब नजदीकियां जिस तरीके से जीतन राम मांझी के साथ जुड़ रही है, और हम लोगों ने वो चित्र दिखाया जो जीतन राम मांझी ने खुद पोस्ट किया है, यानी हत्थे वाली कुर्सी जो है, मजबूत कुर्सी, अच्छी कुर्सी, उस पर जीतन राम मांझी जो है वो टांग
चौड़ा कर आराम से बैठे हुए हैं और सामने जो है वो नीतीश कुमार छोटी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वो मतलब कि नीतीश कुमार के यहाँ मिलने गए हैं, नीतीश कुमार ने उनको वो कुर्सी हाँ, वो कुर्सी दी है, बैठने के लिए। यही तो यानी नीतीश कुमार ने उनको कितना सम्मान दिया, उसके बाद बाहर निकलकर छोड़ने भी आए हैं। जी हाँ, वो चित्र भी इस्तेमाल उन्होंने ट्वीट किया है जीतन राम मांझी ने, वो भी हम दिखाएंगे चित्र। जीतन राम मांझी को बाहर छोड़ने अपने पोर्टिको तक वो आ रहे हैं नीतीश कुमार। तो यानी नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से नहीं दिया ये संकेत, जीतन राम मांझी ने ये संकेत दे दिया कि अब खिचड़ी पक रही है और ईडी और सीबीआई जो है वो ठीक है, चिराग पासवान क्या भेजो उनको मना लो, ईडी और सीबीआई से जीतन राम मांझी या नीतीश कुमार जो वो घबराने वाले नहीं है। ये संदेश दोनों की तरफ से अब दिल्ली को दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। और इसका एक और भी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो या नीतीश कुमार को खुश करने की कोशिश कर रही हो, खुश करने की कोशिश ये है कि जिस तरह से दिल्ली विधानसभा के चुनाव में एक सीट ऑफर की गई है, हालांकि ये नीतीश कुमार की पार्टी के लिए भी एक उनकी पार्टी में इस बात को लेकर नाराजगी भी है कि आपने लोक जनशक्ति पार्टी के बराबर ही महत्व दिया है दिल्ली में उनकी पार्टी को भी, जबकि दोनों की स्थिति में और दोनों की जो चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो सदस्य संख्या के लिहाज से बहुत अंतर है, तो उसको लेकर नाराजगी है। लेकिन फिर भी कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने उनको मनाने की या उनको एक तरह से ऑबलाइज करने की, लेकिन नीतीश कुमार तक ये मैसेज भली भांति जा चुका है और नीतीश कुमार इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि चुनाव के बाद उनको एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है और किसी भी कीमत पर उसको ऐसा ही करना है। इस बात की पुष्टि बीजेपी के ही तमाम नेताओं के बयानों से लग रहा है। खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से शुरुआत में ही ये बयान दे दिया कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तय होगा विधायक दल की बैठक के बाद और एनडीए के घटक दलों के साथ बातचीत के बाद, तो नीतीश कुमार अब किसी भी स्थिति में एनडीए के साथ बने रहेंगे बहुत मुश्किल लग रहा है। वो समझ चुके हैं कि चुनाव के बाद उनके साथ और उनकी पार्टी के साथ क्या होने वाला है। देखिए, असल में नीतीश कुमार अपने अस्तित्व की लड़ाई एक तरीके से लड़ रहे हैं और ये एक तरीके से कहा जा सकता है नीतीश कुमार का उनका आखिरी चुनाव एक तरीके से हो सकता है। अब बीच में अभी तक जो उनके पुत्र जो थे वो सुर्खियों में नहीं आते थे, लेकिन अब उनके पुत्र ने भी जो है वो अपील कर दी है। हाँ, एंटी मार दी है। तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि परिवारवाद कितना ज्यादा जरूरी है। जिस परिवारवाद के खिलाफ वो बातें कर रहे थे कुछ दिनों पहले तक, अब शायद नीतीश कुमार को भी समझ में आने लगा है कि परिवारवाद कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो ऐसे व्यक्तिगत मतलब लोगों की जो पार्टियां होती हैं उनको बीजेपी किस तरीके से हजम कर जाती है, ये बात अब नीतीश कुमार को समझ में आ रही है। जयललिता का उदाहरण सामने है समीर जी, किस तरीके से जयललिता की पार्टी जो है वो बीजेपी एक तरीके से हजम कर गई पूरी तरीके से। उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी हजम करने की कोशिशें हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे चूंकि लड़ाकू व्यक्ति है तो उन्होंने अपने को बचा लिया एक तरीके से कहा जाए। अकाली दल को बीजेपी एक तरीके से हजम कर चुकी। तो यानी जो बीजेपी के साथ रहते हैं और जो ऐसे दल हैं उनको बीजेपी किस तरीके से हजम करती है नीतीश कुमार की समझ में अब आ रहा है। तो अब नीतीश कुमार जाएंगे नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार को तय करना है क्या करना क्या नहीं करना है। लेकिन नीतीश कुमार अंदर से कुलबुला जरूर रहे हैं और फैसले कुछ ना कुछ ऐसे लेना चाहते हैं कि वो अभी संदेश दे पहले तो दिल्ली को कि हम दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं। तो एक तरीके से पहले वो दिल्ली को झुका लें और दिल्ली अगर नहीं झुकती है तो नीतीश कुमार फिर कोई बड़ा खेल और करेंगे। फिलहाल जो नीतीश कुमार ने खेल किया है वो खेल यही है कि जीतन राम मांझी से जो उनकी अभी तक दूरियां समझी जाती थी और विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने अपशब्दों का एक तरीके से कहा जाए वो जीतन राम मांझी के लिए प्रयोग कर दिया था, तो उससे शायद तौबा करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी भी अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर नीतीश कुमार से जाकर मिल रहे हैं और मिल ही नहीं रहे, सिर्फ वो फोटो भी अपना ट्वीट कर रहे हैं और जिसमें नीतीश कुमार उनको सम्मान देते हुए नजर आ रहा है। तो यानी एक नए समीकरण बनने की तरफ संकेत जीतन राम मांझी ने दिए हैं और नीतीश कुमार से अपनी नजदीकियां बढ़ने के संकेत उन्होंने दिए हैं। ये एक नया खेल बिहार में शुरू होने जा रहा है और ये खेल शुरू होने जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी खेल से पीछे नहीं है। तो यानी जो शहमात का खेल लगातार बिहार में राजनीति में, बिहार की राजनीति में बना हुआ है, खासकर एनडीए के घटक दलों के बीच जिस तरह से बना हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी अपनी चालें लगातार चल रही है। ये अलग बात है कि बीजेपी की सभी चालें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार भाप चुके हैं, चाहे चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री न बनाने की बात हो, उनकी पार्टी में फूट डालने की बात हो, या फिर उनकी पार्टी के ही लोगों को उनसे अलग कर देने की बात हो। ये सारी चीजें नीतीश कुमार को पता है। क्या चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जनता दल यूनाइटेड में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, हमारे साथी अविनाश उसके बारे में और जानकारी देंगे। अगर अविनाश कार्यक्रम में आ सके तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के नेताओं को ही साधने में लगी है और पहले भी साध चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार ये सारा खेल समझ
जाते हैं, चूंकि राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं ही वो, और कोई भी स्टेप उठा लेते हैं उससे पहले ही, और बीजेपी को भी संदेश दे देते हैं कि हम आपकी चालों को समझ रहे हैं। जी अविनाश। हाँ बिल्कुल, यदि नीतीश कुमार समय से पहले स्टेप नहीं उठाएं तो उनकी पार्टी काफी पहले ही टूट गई होती। जी। जिस तरीके से 2.5 साल पहले शिवसेना को तोड़ा गया और उसके बाद एनसीपी को तोड़ा गया, उसी तरीके से जेडीयू को तोड़ने की कई बार कोशिश की गई है, लेकिन नीतीश कुमार इस चीज को पहले से ही भांप जाते हैं, और जैसे उनको लगता है कि उनकी पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो खुद ही 2-3 महीने पहले स्टेप उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे हम देखा होगा कि 2022 में आरसीपी सिंह के सहारे जब बीजेपी जेडीयू को तोड़ रही थी, और एक समय तो ये खबर आई थी कि आरसीपी सिंह ने जो जेडीयू के 43 विधायक हैं, करीब 30-32 विधायकों को अपने साथ कर भी लिया है। लेकिन नीतीश के पास जैसे ये खबर पहुंची तो सबसे पहले तो उन्होंने आरसीपी सिंह को ही किनारे लगाना शुरू किया पार्टी के अंदर। उनको जो क्यों केंद्र में मंत्री बन गए थे, उन्हें राज्यसभा ही नहीं भेजा, राज्यसभा ही नहीं भेजा। बोले ठीक है हम आपको नहीं हटा रहे हैं, मोदी जी कितने दिन तक बनाएंगे, यदि आपकी राज्यसभा सदस्यता खत्म हो चुकी है तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने आप और मंत्री रह लेंगे, और 6 महीने रह लीजिए मंत्री, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद तो मोदी जी को हटाना ही पड़ेगा। तो इस्तीफा जबरदस्ती उनसे एक तरीके से दिलवाया गया। नीतीश कुमार ने सिर्फ उनको राज्यसभा ना भेज के मोदी जी पर सीधा सीधा प्रेशर डाल दिया कि भाई अब आप इनको नहीं रख पाएंगे, और यदि आपको रखना है तो अपनी पार्टी से इनको राज्यसभा भेजिए और अपनी पार्टी से इनको मंत्री बना लीजिए। लेकिन जेडीयू से ये नहीं रहेंगे, और उसके बाद धीमे धीमे करके उनको पूरी तरीके से किनारे कर दिया था। उसी तरीके से इस बार जो संजय झा को बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष, पिछले साल दिसंबर में बनाया गया था 2023 में, तो उसके बाद से ही नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी। और ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने जो पलटी मारने की जो बातचीत शुरू की थी, तो डायरेक्ट सीधे गृह मंत्री से उनकी बातचीत शुरू हुई थी। वो बोलते भी थे कि आज गृह मंत्री का फोन आया है, आधे घंटे तक हमारी उनसे चर्चा हुई है, बिहार के विकास के लिए हुई है बात वो बिहार के विकास की करते थे। लेकिन बात क्या होती थी ये तो बाद में सबको पता चल गया था कि भाई, क्योंकि वो वापसी की तैयारी कर रहे थे। और ये कहा गया फिर अमित शाह के कहने पर ही, क्योंकि ललन सिंह उस समय अध्यक्ष थे, उनको हटा के नीतीश कुमार ने पहले कमान संभाली पार्टी की अपने हाथ में ली। 2 दिसंबर 2023 का वाकया है ये। और उसके बाद जो संजय झा को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। संजय झा अमित शाह के बहुत करीबी रहे हैं, बीजेपी से ही यहाँ आए हैं। उससे पहले भी जब 2014 के समय पर जब जेडीयू में जब बड़े संगठन में बदलाव हुआ था, उस समय भी नीतीश कुमार ही पार्टी के प्रमुख थे, और उस समय उन्होंने प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में महासचिव बनाया था पार्टी का। तब भी ये कहा गया था कि अमित शाह के कहने पर ही बनाया गया। लेकिन दोनों बार जब नीतीश कुमार को लगा कि भाई बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो फिर उन्हें दाएं बाएं होने में उस नेता को किनारे लगाने में समय नहीं लगाया उन्होंने। आपने देखा आरसीपी सिंह के साथ जिस तरीके से नीतीश कुमार ने किया। और अब ये खबरें आ रही हैं कि संजय झा, जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है अमित शाह के कहने पर ही, अब नीतीश कुमार ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया है। जो संजय झा के लिए क्योंकि इधर नीतीश कुमार को एहसास है कि संजय झा के जरिए बीजेपी क्या करना चाहती है, क्या कर सकती है। हाँ बिल्कुल, 2 नेताओं को इस समय आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक तो संजय झा है, और दूसरा जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए ललन सिंह। ललन सिंह एक समय जरूर बीजेपी के कट्टर विरोधी थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बीजेपी के समर्थक हो गए हैं। समझ में ही नहीं आता है कई बार तो कि वो जेडीयू के नेता है कि बीजेपी के नेता है, क्योंकि जेडीयू की जो लाइन होती है वो उसको लांग जाते हैं, वो बीजेपी के बॉर्डर में चले जाते हैं बोलते बोलते। वक्फ विधेयक पे भी उन्होंने एक तरह से लगा कि वो समर्थन कर रहे हैं। हाँ नहीं, समर्थन ही नहीं कर रहा, बल्कि खुलकर समर्थन कर रहे थे। वो तो विधेयक की अच्छाइयां बता रहे थे, और ये बता रहे थे कि भाई जो चल रहा है वो बहुत गलत काम चल रहा है। इस विधेयक से जो वक्फ का स्थिति सुधार होगी, उसकी संपत्तियों पर जो कब्जे हो रहे हैं वो कब्जे मुक्त हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जो बात बीजेपी के नेता भी सदन में नहीं बोल पा रहे थे, वो बातें ललन सिंह बोल रहे थे। हालत ये हो गई थी कि जो बिहार में जेडीयू के नेता हैं वही नीतीश कुमार से सवाल कर रहे थे कि भाई ये ललन सिंह बोल क्या रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार ने आज तक वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में एक स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन आप ये देखिएगा कि पिछले 3-4 महीने से जब से इस तरीके की बातें शुरू हुई हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी किनारे लगाने की कोशिश कर रही है, अमित शाह के बयान के बाद तो क्लियर ही हो गया कि भाई बीजेपी इनको सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। हाँ। तो उसके बाद से आप ये देखिएगा कि एक तरफ संजय झा जो लगातार अमित शाह से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, उनकी अमित शाह से कोई मुलाकात नहीं हो रही है। वो दिल्ली आते हैं तो नहीं मिलते हैं अमित शाह से, और अमित शाह जब पटना जाते हैं तो इसीलिए उनके कार्यक्रम रद्द हो जाते हैं कि जिस दिन वो पटना पहुंच रहे हैं उस दिन मालूम पड़ा है नीतीश कुमार पटना में है ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब अमित शाह का कार्यक्रम 20 दिन पहले बनता है और उसके बाद सीएम अपना कार्यक्रम तय करते हैं कि वो उस दिन पटना में नहीं रहना उनको, तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह जाते और सीएम नहीं मिलते, तो उसके जो मैसेज जाते तो सीधे सीधे थे कि एनडीए जो है वो टूट रहा है। तो इसीलिए अमित शाह ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया।
लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि संजय झा पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने 2 बार एनडीए की बैठक बुलाई दिल्ली में, और दोनों बार अमित शाह तो पहुंचे हैं, बीजेपी के सारे दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, बीजेपी के सारे नेता पहुंचे हैं, पूरा एनडीए पहुंचा है। यदि नहीं पहुंचे हैं तो नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं। और दही चूड़ा भोज का भी आयोजन उन्होंने किया तो उस समय भी नहीं पहुंचे, उससे पहले उन्होंने अपने घर पर डिनर दिया था, उस समय भी नहीं पहुंचे। पूरी बैठक एनडीए की थी और ये कहा गया था कि अमित शाह के कहने पर ही ये बैठक बुलाई गई थी, लेकिन नीतीश कुमार को बुलाया गया था और नीतीश कुमार दोनों बार अपने ही पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके बुलावे पर इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि उस बैठक में अमित शाह भी पहुंच रहे थे। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार अपनी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष से दूरी बना रहे हैं, तो आप मान के चलिएगा कि बहुत जल्दी संजय झा का हाल भी वही होने वाला है जो जेडीयू के पुराने अध्यक्षों के साथ में हुआ है। जी बिल्कुल, और नीतीश कुमार भली भांति ये सारे जो कुछ शहमात का खेल चल रहा है, बीजेपी जो मोहरे चल रही है उससे वाकिफ है, और ये बात ये मैसेज दे भी देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ताजा तरीन अमलेदु जी, जिस तरह से अभी मणिपुर का मामला हुआ उसमें हालांकि ठीक है वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष को ही अपने निकाल दिया, लेकिन एक संदेश दे दिया कि हम समर्थन जैसे यहाँ वापस ले सकते हैं वैसे हम केंद्र में भी ले सकते हैं, बिहार में भी ले सकते हैं और एक अपनी अलग राह पकड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, एक संदेश जो था वो मणिपुर के जरिए नीतीश कुमार ने दे दिया, लेकिन बीजेपी को ये एहसान भी जता दिया कि हम आपके साथ हैं, यानी मणिपुर जैसे मसले पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं, ये उन्होंने दिखा दिया। तो यानी नीतीश कुमार जो है वो एक तरीके से दिखाई तो पड़ रहे हैं बीजेपी के साथ खड़े हुए, ये बताने के लिए आपकी मुसीबत में हम आपके साथ हैं। यानी इसके जरिए वो ये संदेश ये देना चाहते हैं नीतीश कुमार कि बीजेपी वालों यानी मोदी जी, अमित शाह जी, आप लोग सुधर जाइए और आप मुझको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए, क्योंकि उनकी पार्टी लगातार जो है दिन में कम से कम 5 बार जो है ये ट्वीट करती है हैशटैग के साथ 2025 फिर से नीतीश जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाँ नहीं, उसकी तरफ से एक भी बार नहीं है, बल्कि अब तो जो है दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं नीतीश कुमार को। यानी साफ तौर पे बीजेपी ये तय कर चुकी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में निकला जाएगा। अमित शाह 2 बार स्पष्ट कर चुके हैं कि एक तरीके कहा जाए कि वो हम अभी जब गए वो संजय झा के दही चूड़ा खाने के लिए, तो बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार से बात कर लेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। भाई नीतीश कुमार से बात क्या करना, उनकी पार्टी तो कह रही है 2025 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश, ये कह रही है उनकी पार्टी, तो उनसे बात क्या करना। नीतीश कुमार तो अपनी घोषणा कर चुके तो कि 25 से 30 नीतीश, तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी 25 से 30 नीतीश है कि नहीं है नीतीश जी, और अगर नीतीश नहीं तो बीजेपी की तरफ से कौन है। तो ये असल में जो अंतर्द्वंद चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का अंदर का और नीतीश कुमार के बीच जो चल रहा है एनडीए में, घटक दलों में, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार पलटना चाहते हैं, लेकिन अब इंतजार भी करना चाहते हैं कि बीजेपी कहां तक रुकती है, और बीजेपी ये देख रही है कि अगर ये इनको पलटना है तो ये अगर जाते हैं तो जल्दी चले जाएं, तो बीजेपी अपने हिसाब से तैयारी करे, और अगर रुकते हैं तो फिर इनको इन पे इतना दबाव डाला जाए ताकि आने वाले समय में इनको एकनाथ शिंदे बनाया जा सके। लेकिन नीतीश कुमार अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे बनाने का उनका पूरा प्रयास करेगी। नीतीश कुमार पहले ही सारी चीजें मतलब सेफ करके चलना चाहते हैं कि ताकि चुनाव के बाद कोई ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो कि नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनने की नौबत आए, यानी कि 12वीं के बाद उनका जो हाई स्कूल करने की नौबत आ जाए, ये वो नहीं चाहते। एक चीज और भी है अमलेदु जी की जिस तरह से ये आज का जो जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार के साथ मिलने का के बारे में सूचना देना है, तस्वीरें शेयर करना है, तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार ने उनको महत्व दिया है, और जीतन राम मांझी उससे पहले जिस तरह से अपनी नाराजगी जता चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई है, उस पर नाराजगी जता चुके हैं। ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं, और आज की ये मुलाकात कि अगर चूंकि जीतन राम मांझी भी नीतीश के ही साथी रहे, जेडीयू के ही नेता रहे, और मुख्यमंत्री जब उनको बनाया नीतीश कुमार ने, उसके बाद फिर उनके संबंध बिगड़ गए, वो अपनी राजनीति थी इसलिए वो अलग हुए और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। लेकिन बिहार के जातीय समीकरणों को देखा जाए तो नीति जो अगर जिस तरह के बनते दिखाई पड़ रहे हैं, चिराग पासवान की स्थिति अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर जीतन राम मांझी और की पार्टी जेडीयू, आरजेडी, उसके साथ कांग्रेस और सीपीएम, ये यानी इंडिया गठबंधन में ये जो समीकरण बनते दिखाई पड़ रहे हैं, अगर ये कहीं समीकरण जो पक रहे हैं, जो खिचड़ी जिसको हम लोग कह रहे हैं कि खिचड़ी पक रही है, ये पक गई,
तो एनडीए गठबंधन तो फिर कहीं ठहरेगा नहीं अगर बिहार के जातीय समीकरणों को देखें, और जातीय समीकरणों को बिहार की राजनीति में बिल्कुल भी उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हमेशा सबसे प्रभावी भूमिका में जातीय समीकरण ही वहां के चुनाव में रहते हैं। हाँ, देखिए बिहार तो पूरी राजनीति जातीय समीकरणों पर ही आधारित है जी। और जातीय समीकरण वहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावी है और जातीय समीकरणों के हिसाब से ही महागठबंधन तैयार होते हैं। तो अभी जो महागठबंधन है वो जातीय समीकरण के हिसाब से काफ़ी मजबूत है। बीजेपी का भी जो गठबंधन है वो भी जातीय समीकरण के हिसाब से मजबूत है जी। और लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने परफॉर्म किया, मतलब एनडीए के गठबंधन ने। और अगर आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो बिहार की बदौलत ही प्रधानमंत्री हैं, वरना जो थे बिल्कुल 200 के नीचे भारतीय जनता पार्टी आ गई होती। तो यानी कि बिहार ने उनको प्रधानमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो अब नीतीश कुमार उसकी जो है वो दक्षिणा चाहते हैं कि आपको हमने प्रधानमंत्री बनवाया है तो उसकी कीमत हमें वसूलनी है, ये नीतीश कुमार चाहते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपने जो उनके पंडे होते हैं उनकी ही दक्षिणा नहीं देती है। मोदी जी खुद जाकर के जो पंडा बनकर बैठ जाते हैं, शंकराचार्य बाहर कर दिए जाते हैं, मोदी जी खुद जो है मंदिर का उद्घाटन करने लगते हैं। तो अब मोदी जी काहे नीतीश कुमार को कोई दक्षिणा देंगे? तो झगड़ा यही चल रहा है कि यजमान जो है यजमान से दक्षिणा मांगी जा रही है, पंडित जी मांग रहे हैं और पंडित जी को जो है यजमान कहा है मैं तो खुद पंडित हूँ, तो मोदी जी खुद पंडित बने बैठे हैं, तो ये नीतीश कुमार को काहे की दक्षिणा देंगे? तो ये झगड़ा जो चल रहा है उसमें तो ये दक्षिणा का झगड़ा जो है ये दक्षिण से किधर जाएगा समीर जी, ये देखना होगा। लेकिन एक चीज तो साफ है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंध अब वैसे नहीं रह गए हैं जैसे पहले थे और इसकी शायद जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की अधिक है और नीतीश कुमार के अपनी जो भूमिका बहाल रही है पलटने की उसकी भी इसमें भूमिका कम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी भरोसा नहीं कर पा रही कि नीतीश कुमार कब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बीजेपी को लगता है कि मान लीजिए नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ लिया, नीतीश कुमार को सीटें अगर ज्यादा भी दे दी, नीतीश कुमार जीत कर भी आ गए, तो इसकी क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार फिर 6 महीने बाद झोला उठाकर नहीं कहने कि हम तो उधर जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि तेजस्वी यादव भी विधानसभा में खड़े होकर कह चुके हैं कि हमारे चाचा नहीं पलटेंगे, इस बात की गारंटी तो मोदी जी भी नहीं दे सकते। तो मोदी जी वास्तव में इस बात की गारंटी नहीं दे सकते। मोदी जी तो खुद जो डीएनए लेकर के प्रहार कर चुके हैं और नीतीश कुमार ने फिर अपने नाखून में बाल जो थे तमाम लोगों के भिजवाए थे, बताया जाता वो अभी तक जो डाक खाना जो दिल्ली का वहाँ पड़े हुए हैं, अभी तक सबके नाखूनों वाला अभी तक वापस नहीं मंगवाए गए हैं डीएनए जांच के लिए। तो ये जिस तरीके से इनके बीच के संबंध रहे, तो इससे नीतीश कुमार की भूमिका जो है उसको लेकर बीजेपी के अंदर भी संदेह है। और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का अब तक का इतिहास जानते हैं जी। दूसरे नीतीश कुमार चूंकि समाजवादी हैं तो चतुर भी है नीतीश कुमार, समाजवादी चतुर बहुत होते हैं, तो वो बहुत चतुर भी है नीतीश कुमार। डॉक्टर लोहिया से लेके जेपी तक और जॉर्ज फर्नांडिस तक और शरद यादव तक सब बहुत चतुर राजनीतिज्ञ रहे हैं, तो काफी ज्यादा चतुर है नीतीश कुमार भी। तो जानते हैं कि कब किस समय क्या फैसला लेना है। तो नीतीश कुमार शायद सही समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बिहार में खिचड़ी कोई ना कोई पक चुकी है। अब वो किस तरीके की खिचड़ी है ये नीतीश कुमार जानेंगे जब घोषणा होगी कि अब जो है खिचड़ी पक चुकी है और नीतीश कुमार इधर आ गए हैं, यानी वो इंडिया गठबंधन के पाले में आ गए हैं। जीतन राम मांझी का जो इस समय पॉलिटिकल स्टैंड दिखाई पड़ रहा है वो अपने आप में बहुत मायने है। किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि वो इस कदर परेशान है कि कैबिनेट भी छोड़ सकते हैं, यानी मंत्री पद भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद वो नीतीश कुमार से अपनी नजदीकियां दिखा रहे हैं। जिस नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी की दूरियां बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। तो जीतन राम मांझी का आज का ट्वीट और जो कल उनकी मुलाकात हुई है नीतीश कुमार से उनके घर पर, वो अपने आप में बहुत मायने रखती है। और जीतन राम मांझी ने उस ट्वीट में जो लिखा है, तस्वीरें भी बहुत कुछ बता रही हैं, लेकिन जो लिखा है उसकी भाषा भी बहुत बड़े संकेत की ओर इशारा कर रही है। एक बार जीतन राम मांझी का ये ट्वीट हम लोग फिर देखेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है। उसमें उन्होंने बात तो की है स्थानीय मुद्दों की कि हमारी मांग मान ली गई है और बड़ी घोषणा होने वाली है। शुरुआत की 2 लाइनों में लिखी है कि कल मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने गया था। बातें तो वहां कई मुद्दों पर हुई, पर गया जी के इमामगंज के लिए एक खुशखबरी है। 13 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा के दौरान हमारे इमामगंज के उच्च शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है। हमने चुनाव प्रचार के दौरान इमामगंज में उच्च शिक्षा को लेकर जो वादा किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। तो बातें तो वहां कई मुद्दों पर हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी है।
जीतन राम मांझी ने। और अमलेंदु जी, जिस तरह से नीतीश कुमार की यात्राओं के दौरान एनडीए के दूसरे घटक दलों के नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है, वहां के स्थानीय सांसद तक उनकी यात्राओं में नहीं आते हैं, उन स्थितियों में जीतन राम मांझी का ये ट्वीट कितना मायने रखता है कि उस यात्रा का समर्थन भी कर रहे हैं और नीतीश कुमार उनकी मांग को लेकर घोषणा भी करने वाले। हाँ, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है समीर जी कि जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं और उसके बाद बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी की क्या क्या उनकी बातचीत हुई है। जो जनता के मतलब की बात थी वो तो बता दी जी, ताकि ये भी ना हो कि कोई खिचड़ी पकाने गए थे जीतन राम मांझी, तो ये भी बता दिया। मतलब बहुत समझदार है बिहार के नेता जो है, ये समझदार है, ताकि ये संदेश जाए कि भाई काम से मिलने के लिए आए थे। हाँ, बिल्कुल कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे वाला मामला। तो जीतन राम मांझी ने ये तो बता दिया कि वो किसी लिए गए थे, लेकिन ये लिखना कि साहब बातें तो बहुत सारी हुई, लेकिन उनके क्षेत्र के लिए ये खुशखबरी है। तो बहुत सारी जो बातें हुई, उन बातों पे पर्दा डाल दिया जीतन राम मांझी ने, और जो बताया है उसके अलावा जो कुछ हुआ वो नहीं बताया। तो यानी जो कुछ नहीं बताया गया, असली खेल वही हुआ है और खिचड़ी असली वही पकी है। और वो सारी चीजें जो बातें हुई हैं, जिसका उन्होंने विवरण नहीं दिया कि बातें तो बहुत सी हुई, वो बहुत सी बातें दिखाई पड़ रही हैं उन तस्वीरों में जो नीतीश कुमार के यहाँ उन्होंने तस्वीरें पोस्ट की हैं अपने ट्वीट में। उन तस्वीरों को भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार ने उनको कितना महत्व दिया जीतन राम मांझी को, और गदगद है उस मुलाकात से। इसका मतलब ये है जीतन राम मांझी का महत्व नीतीश कुमार के लिए, और जिस भी गठबंधन में जीतन राम मांझी रहे, भले ही वो उनके पास 4 विधायक है बिहार में, या फिर वो एक इकलौते सांसद है, लेकिन कई सांसदों और विधायकों को जिताने हराने में बड़ी भूमिका रहती है पूरे प्रदेश में जीतन राम मांझी की, उनकी पार्टी की और उनके अपने जाति वर्ग के लोगों की। तो उनका राजनीतिक महत्व क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है और नीतीश कुमार को भी पता है। तो ये तस्वीर जो और ये ट्वीट जो जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद पोस्ट की है, बहुत बड़े राजनीतिक संकेत की ओर इशारा कर रही है, और ये बता रही है कि बिहार में जो राजनीतिक उथल राजनीतिक उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, वो लगातार अभी ऐसे बने रहेंगे, और जब तक इस मामले में नीतीश कुमार कोई बड़ी घोषणा नहीं करते हैं, तब तक इस पर विराम लगा हुआ ना समझा जाए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। चाहे वो मणिपुर की घटना हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से की सरकार है, एनडीए सरकार है, वहां सीधे समर्थन वापस ले लिया हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने पासे वहां पहले ही चल चुकी है। 6 विधायक थे जनता दल यूनाइटेड के, लेकिन 5 भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, केवल 1 बचे हुए हैं, लेकिन उस एक विधायक का भी समर्थन वापसी का पत्र दे दिया गया। ये अलग बात है कि बाद में प्रदेश अध्यक्ष को ही हटा दिया गया पद से, लेकिन वहां शहमात का जो खेल दोनों के बीच चल रहा है, उसका एक बढ़िया उदाहरण वहां भी देखने को मिल रहा है। यानी मणिपुर के जरिए भी बीजेपी ने संदेश दिया नीतीश कुमार को कि ऐसा होगा बिहार में भी। आपके 6 में से 5 विधायक हम लेकर जा सकते हैं, तो हम बिहार में भी ऐसा कर सकते हैं और केंद्र में भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये संदेश तो दे दिया बीजेपी ने नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार भी चूंकि चतुर सुजान है, वो समझते हैं कि बीजेपी ने जो मणिपुर में किया है वो बिहार में भी बीजेपी करेगी। और नीतीश कुमार जो पहले जब आरसीपी सिंह का मसला उठा था, उस समय भी नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा, इसीलिए कि आरसीपी ये चर्चा होने लगी थी कि आरसीपी सिंह के रूप में नीतीश कुमार की पार्टी में एकनाथ शिंदे तैयार हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने उससे पहले ही सख्त कदम उठा लिए और अपनी पार्टी में एकनाथ शिंदे बनने से रोक दिए। अब नीतीश कुमार ने क्या इस समय भी कोई एकनाथ शिंदे बनने को तैयार है? हालांकि एकनाथ शिंदे की पार्टी में खुद दूसरा एकनाथ शिंदे बनने को तैयार है। और कल संजय राउत ने जो टिप्पणी की कि महाराष्ट्र को तीसरा उप मुख्यमंत्री बहुत जल्दी मिलेगा और वो एकनाथ शिंदे की पार्टी से ही होगा, तो एकनाथ शिंदे खुद समझ रहे हैं कि वो एकनाथ शिंदे अब कई जगह पैदा किया जा सकते हैं, खुद एकनाथ शिंदे की पार्टी में एकनाथ शिंदे पैदा किया जा सकता है। तो लेकिन नीतीश कुमार चतुर्सुजान, नीतीश कुमार पहले ही अपनी सब तैयारियां करके चल रहे हैं। इधर जो अनंत सिंह का मसला चल रहा है बिहार में उसको भी बिहार की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अनंत सिंह का सरंजाम करना और फिर अनंत सिंह का जो वक्तव्य जो वायरल हुआ है कि सरकार का आदेश होता है, मानना पड़ता है। एक पत्र उनसे संवाददाता पूछा है तो आपको जेल भेजा जा रहा है, तो कह रहे हैं हाँ जेल जा तो रहे। तो यानी अब अनंत सिंह के पीछे कौन है, अनंत सिंह जेल क्यों चले गए, और तेजस्वी यादव ने बड़े सवाल उठाए कि भाई गैंगवार हो रहा है, 200 राउंड गोलियां चल रही हैं और कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है, और बल्कि मीडिया के सामने आकर सब इंटरव्यू दे रहे हैं। ये तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे। तो यानी इसके पीछे भी चल रहा है, चूंकि अनंत सिंह और ललन सिंह की जो है वो आपस में नहीं बनती है। और बताया जाता है, जो चर्चा ये है कि अनंत सिंह की दूरी नीतीश कुमार से ललन सिंह की वजह से हुई।
तो अब अगर ललन सिंह की दूरियां बढ़ रही हैं नीतीश कुमार से, तो हाँ, अनंत सिंह की नजदीकियां बढ़ रही हैं नीतीश कुमार से। जी। तो यानी नीतीश की राजनीति में समीर जी कौन कब किसका नजदीकी हो जाए हाँ। और कौन कब किसका विरोधी हो जाए, ये पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए बिहार की राजनीति जो है एक तरीके से देखा जाए बहुत ज्यादा सवालों में रहती है, बहुत ज्यादा अनिश्चय की स्थिति रहती है। इसलिए रोज ये खबरें होती है नीतीश जी आज पलट गए कि कल पलट गए। हालांकि पलटते नीतीश जी रोज हैं, लेकिन वो किसी न किसी और मसले पर पलटते हैं, कभी किसी मसले पर, कभी किसी मसले पर। अब कल तक जिन जीतन राम मांझी को कह रहे थे कि अरे हमने इनको मुख्यमंत्री बना दिया था, आज उन जीतन राम मांझी को सम्मान के साथ बड़ी कुर्सी पर बैठाते हैं, सामने छोटी कुर्सी पर बैठते हैं और दरवाजे तक पोर्टिको में छोड़ने भी आते हैं। तो ये नीतीश कुमार के बदलते हुए रूप है। लेकिन नीतीश कुमार के मन के अंदर क्या चलता है इसको कोई नहीं समझ सकता। जैसा कि लालू प्रसाद यादव ने खुद लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि हमारे मित्र नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं, तो नीतीश कुमार के पेट के दांत गिनना नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी बिल्कुल। तो ये नीतीश कुमार की राजनीति को समझना, उनके मन में क्या चल रहा है उसको समझना, यानी उनके मन की बात को सुन पाना बहुत मुश्किल होता है और कोई भी नहीं सुन पाता। यहाँ तक कि उनके मन की बात हर महीने करने वाले प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं समझ पाते हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है बिहार में। वो तमाम राजनीतिक रूप से और जांच एजेंसियों के जरिए जेडीयू को भी, अपने दूसरे सहयोगी दलों को भी झटके देने की तैयारी कर रही है। लेकिन जिस तरह से केंद्र में उसकी स्थिति कमजोर है, उससे उसको इस समय तमाम बड़े फैसले वो नहीं ले पाती है। उस तरह के झटके देने की स्थिति में नहीं है, वरना अब तक वो बड़े झटके दे चुकी होती, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान हो, या फिर खुद जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हो। और ये देखा गया कि इस तरह से जो, हालांकि नीतीश कुमार ने तो पलटी मारी है तब भी जब बहुत पावर में रहे और मजबूत स्थिति में रहे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दूसरी जो सहयोगी दल है, वो चाहे बिहार की सहयोगी पार्टियां हो या फिर महाराष्ट्र की हो या फिर तेलुगु देशम पार्टी हो आंध्र प्रदेश की, उनके साथ ये स्थिति इस बार दिखाई पड़ रही है कि ज्यादा मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार का विरोध करते हुए दिखाई पड़ रही है। अब 31 जनवरी से शुरू होने वाला है बजट सत्र। इस बीच में दिल्ली विधानसभा चुनाव भी है, तमाम राजनीतिक पैंतरेबाजी शुरू है और वक्फ संशोधन विधेयक का मुद्दा एक बार फिर गर्म होने वाला है। क्योंकि जेपीसी की बैठक में कल जिस तरह से हंगामा हुआ, वहां पर विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां जो है वो कतई समर्थन नहीं कर रही हैं वक्फ संशोधन विधेयक का। अब इसको लेकर क्या आगे कदम बढ़ाती है केंद्र सरकार, लगता नहीं है। लेकिन एक बड़े राजनीतिक बदलाव की वजह बन सकता है ये संशोधन विधेयक भी, वक्फ वाला मामला। और इस पर बिहार की जो एनडीए की घटक दल की पार्टियां हैं वो एक बड़ा रोल प्ले करने की स्थिति में है और करेंगी, क्योंकि उनको राजनीतिक नुकसान होगा अगर वो इसका समर्थन करती है। हाँ बिल्कुल समीर जी, इसका राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को तो होगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फायदे की कीमत पर उसके विरोधियों को होगा। कल भी हम लोगों ने जैसे चर्चा की थी कि अगर अब ये कोई आता है, इस पर आती है रिपोर्ट इस जेपीसी की, और उसमें अगर नीतीश कुमार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी और टीडीपी की पार्टी की कोई आपत्ति नहीं होती है, तो इसको साफ तौर पर समझा जाएगा कि इनका इसको समर्थन है, इसका नुकसान उनको वहां होगा, अपने राज्यों में अपनी राजनीति जो इनकी होते हैं उसका नुकसान होगा। एक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिस तरीके से अमित शाह ने सदन में खड़े होकर अपमान किया, उस मुद्दे पर ही इनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और साफ तौर पर समझा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार कोई खेल करेंगे उसमें एक मसला ये भी शामिल होगा कि अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, तो ये है। तो अब ये वक्फ बोर्ड का मसला जो है ये भी उसमें एक और शामिल हो जाएगा। लेकिन दिल्ली का चुनाव भी अब जिस तरह बढ़ रहा है समीर जी, वो भी एक तरीके से देखा जाए तो उसमें बहुत सारी इफ एंड बट्स चल रहे हैं, और कौन समीकरण किस तरीके का है, कौन क्या कर रहा है, ये हो रहा है, बिल्कुल ये भी देखने में आ रहा है। और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। और एक बार जो वहां पर खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच तो चल ही रहा है, उसमें आम आदमी से जुड़े मुद्दे पूरी तरह से गायब दिख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी वो इन दोनों ही पार्टियों की जो कहते हैं कि हार्ट बीट को बढ़ाती दिख रही है, यानी परेशानी में डालती दिख रही है। किरण अलका लांबा ने एक बड़ा सवाल उठाया है अरविंद केजरीवाल को, वहां जिस तरह से आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन के साथ उसके रिश्तों की बात हो रही है,
आम आदमी पार्टी को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं, जबकि अलका लांबा पहले भी कांग्रेस में थी, फिर आम आदमी पार्टी में भी गई, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी से आतिशी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है विधानसभा में अब चुनाव में। क्या कहा है अलका लांबा ने, एक बार सुनते हैं। लेकिन ये दिखा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में तल्खी किस कदर बढ़ चुकी है। प्रहार कर रही है अलका लांबा आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, और सीधे तौर पर वो कह रही है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी राज्यों में और जगहों पर, और यहां तक कि दिल्ली में भी वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। जयराम रमेश ने, कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने भी और बहुत तल्ख टिप्पणी की है आम आदमी पार्टी को लेकर। उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है, एक बार हम उसको देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है, आरोप लगाया है कि ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप कर रही है ताकि आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे इस चुनाव में गायब रहें, वो दिखाई पड़ रहा है। तो ये जयराम रमेश का ट्वीट है कि उन्होंने जो चीजें लिखी हुई हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर किस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने घेरा है। तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही रही है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इन दोनों पार्टियों को घेर रही है और खास तौर पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, और इसलिए हमलावर है क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से ज्यादा समय से लगातार यहाँ पर सत्ता में है। आम आदमी पार्टी आम लोगों से जुड़े मुद्दों से भाग रही है, ये कांग्रेस का आरोप है, और भारतीय जनता पार्टी भी, उसकी सरकार है केंद्र में, 10 साल से ज्यादा वो भी सरकार में है, वो भी मुद्दों से भाग रही है, ये कहना है कांग्रेस का। तो ये कहा है जयराम रमेश ने कि अफसोस की बात है कि इसमें कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी ने चुनाव आयोग के प्रोफेशनलिज्म और स्वतंत्रता के साथ गंभीर रूप से छेड़छाड़ किया है। इसके कुछ फैसलों को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। और सुनते हैं क्या कहा है, ट्वीट भी किया है जयराम रमेश ने। चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल लगातार उठ ही रहे हैं। अभी जो देहरादून में हुआ यानी उत्तराखंड में, उसकी भी चर्चा हम करेंगे कि जो चुनाव आयोग सफाई देता है, विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार देता है, वो वहां उस तरह के जो आरोप कैसे सही साबित होते दिखाई पड़े हैं, उसकी बात करेंगे। पहले सुन लेते हैं जयराम रमेश क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। है कि बी टीम है, जुगलबंदी है, दोनों पार्टियां एक हैं और हमारी लड़ाई दोनों पार्टियों के साथ है। लेकिन जो अभी कुछ देर पहले अलका लांबा कह रही थी कि हमने उसको समझा बाद में, हालांकि दो बार गलतियां की है, अगर कहा जाए उनकी भाषा में कि हमने गलती की है, तो फिर जब आप समझ रहे हैं तब फिर आप क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आपके मतदाता भी पूछ रहे हैं और दिल्ली की भी जनता पूछ रही है। लेकिन उन्होंने ये समझा है, जैसा उनका कहना है कि बी टीम है, आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है आम आदमी पार्टी। इन सब के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का अगर हम फिर दौर देखें तो एक तरह से हम ले लीजिए कांग्रेस पार्टी भी उस पर उतर आई है। हाँ, वो भी कांग्रेस भी उस पर उतर आई है। उधर कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। प्रियंका कक्कड़ है उनकी प्रवक्ता, उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी से पैसा लेकर चुनाव लड़ रही है। संदीप दीक्षित पे आरोप लगा दिए थे आतिशी ने और संजय सिंह ने। संदीप दीक्षित ने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया, उस पर नोटिस इशू हो गए हैं संजय सिंह और आतिशी को कि भाई जवाब दीजिए आप। वो कहने की मेरा अपमान है, मेरी मानहानि कर दी है, ये साबित करें कि हमने पैसा लिया है। तो यानी अब जो लड़ाई इंडिया गठबंधन के अंदर है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, वो अब सतह पर आ रही है। असल में जब कांग्रेस जिस मजबूती के साथ अब उतर रही है चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, उससे भारतीय जनता पार्टी भी घबराई हुई है और आम आदमी पार्टी को भी लग रहा है कि हमको नुकसान हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि वो विपक्ष के तौर पर अरविंद केजरीवाल के सामने रहेगी और उसका फायदा उसको मिलेगा। लेकिन उसे लग रहा है कि अगर कांग्रेस मजबूती से रहेगी तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, यानी भारतीय जनता पार्टी अब जो भी वोट काटेगी वो कांग्रेस के काटेगी, यानी एंटी केजरीवाल वोट जो काटेगी वो नुकसान पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को। क्योंकि लड़ाई में अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिखाई पड़ रहे हैं। तो यानी कांग्रेस ने भी अब समझ लिया कि अगर उसे दिल्ली में मुख्य लड़ाई में आना है तो अरविंद केजरीवाल पर हमले करने होंगे। तो उसने भी अरविंद केजरीवाल पर हमले करना शुरू कर दिए। जैसे ही अरविंद केजरीवाल पर हमला करना शुरू किया कांग्रेस ने, कांग्रेस अपनी पुरानी रॉ में लौटने लगी, दिखाई पड़ने लगा। तो अब ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी को भी कि अगर कांग्रेस इस मैदान में कूद गई है तो बीजेपी जो है वो अब मुख्य उस लड़ाई में नहीं रहेगी। तो मुख्य लड़ाई है
आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच सिमटती चली जाएगी। तो ये चीजें एक तरीके से बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल बढ़ रही है। एक बार सुनते हैं, दिल्ली से सांसद रहे हैं उदित राज, भारतीय जनता पार्टी से हालांकि सांसद रहे, उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे में। और लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई है उस मुद्दे में कांग्रेस भी कहीं से पीछे नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि अभी तक इसमें आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ही आमने सामने दिखाई पड़ रहे थे। उदित राज को सुनते हैं, उसके बाद बात करेंगे किस तरह से चुनाव आयोग जो विपक्ष के आरोपों को नकार रहा है, वो सारे आरोप सही साबित होते उत्तराखंड में दिखाई पड़े हैं, वो कैसे हुआ है, वो क्या मामला है, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं उदित राज क्या कह रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर और आम आदमी पार्टी को लेकर। चर्चा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की चर्चा कर रहे हैं उदित राज, और बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, यानी अब इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी भी आरोप प्रत्यारोप के इस लड़ाई में वो भी एक पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प हो रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं, लेकिन उससे देश भर की राजनीति कैसे प्रभावित हो रही है, खासकर बिहार की राजनीति को हमने देखा। जीतन राम मांझी किस तरह से अब नीतीश कुमार के नजदीक पहुंच गए हैं, इसलिए कि दोनों की पीड़ा एक है और दोनों का भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल ठीक नहीं है। और जिस तरह से यहाँ पर टिकट बंटवारा हुआ है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर ना तो नीतीश कुमार की पार्टी खुश है और ना ही हम यानी जो जीतन राम मांझी की पार्टी है। लेकिन इन सब के बीच चुनावी प्रक्रिया की बात की जाए, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर रहता है, चुनाव आयोग उसके निशाने पर रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बार बार ये विपक्षी दलों को बहुत ही एक इग्नोरेंस के साथ उनको ये मैसेज देते हैं कि आप लोग बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वो सारी चीजें उत्तराखंड में जो निकाय चुनाव हुए वहां कैसे दिखाई पड़ी, वहां आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वहां हरीश रावत और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जैसे लोगों का नाम चुनावी उसमें जो वोटर लिस्ट होता है, मतदान सूची होती है, वहां से गायब था। कई लोगों के नाम रहे लेकिन ये मुख्य नाम रहे, और ये लोग जब वोट डालने पहुंचे तो पता चला कि नाम ही गायब है। ये शिकायत लगातार हो रही है चुनाव आयोग में, तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में घोषणा से पहले आम आदमी पार्टी कई शिकायतें लेकर गई, लेकिन चुनाव आयोग सीधे तौर पर नकार देता है। अब क्या कहेगा? हालांकि चुनाव आयोग लगता है कि फिर नकार देगा, क्योंकि तमाम प्रमाणों के साथ ही विपक्षी पार्टियां उसके पास पहुंची थी पहले भी। नहीं देखिए, अब इस पे बात होगी तो राजीव कुमार आएंगे तो फिर आके कोई भद्दी शायरी सुनाएंगे और चले जाएंगे और बताएंगे कि दस्तूर भी है, मौका भी है, तो जवाब तो देना बनता है, जवाब देकर चले जाएंगे। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो क्यों, आखिर भाई चलिए हरीश रावत का नाम कट गया, कोई बात नहीं, विपक्ष के नेता थे। भगत सिंह कोश्यारी जैसे व्यक्ति का नाम कट गया जो गवर्नर भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम भी लिस्ट से गायब मिला, वो भी वोट नहीं डाल पाए। हालांकि बाद में ये खबर आई कि वो उनके नाम जो थे वो उस बूथ से हटकर जिस पे पहले उनका वोट था दूसरे बूथ पर चले गए थे। लेकिन सवाल ये कि अगर बूथ ट्रांसफर हुआ तो बूथ ट्रांसफर की जानकारी क्यों नहीं दी गई मतदाता को? आप जब बीएलओ बनाते हैं और आप बताते हैं कि बीएलओ आपका घर घर जाकर पर्ची देता है, तो पर्ची देने वाला बीएलओ पर्ची देने क्यों नहीं गया हरीश रावत को, भगत सिंह कोश्यारी को? उनको जानकारी क्यों नहीं थी? और अगर जानकारी थी तो फिर ये क्या समझा जा सकता है कि किसको जानकारी थी? बिल्कुल सभी थी। ये सवाल है, यानी जानकारी दी, लेकिन ऐसा है, ये तो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम वहां मतदाता सूची में गायब रहे। और मतदाता सूची में नाम दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी शिकायतें आई। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव जब हुए तब भी ये शिकायतें आई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हर बार ये शिकायतें आती हैं और कि मतदाता सूची में नाम काट दिए जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पत्र लिखकर जिनके नाम सूची में शामिल करवाने के लिए लेटर लिखते हैं, उनके नाम शामिल कर लिए जाते हैं। ये बड़ा आरोप है। इसको लेकर चुनाव आयोग लगातार निशाने पर रहता है, लेकिन चुनाव आयोग एक लाइन का जवाब दे देता है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उत्तराखंड में निकाय चुनाव में ये चीजें दिखाई पड़ गई हैं कि किस तरह से चुनाव में मतदाता सूची में घालमेल किया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन उसको
छिपाया जाता है। और ये सारी चीजें आम लोगों को भी पता है कि मतदाता सूचियों में किस तरह से नाम काटे और जोड़े जाते हैं। हाँ, दूसरी बात समझ लीजिए कि आज इस पे चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है हाँ। क्योंकि आज 25 जनवरी है और 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। जी। तो 2011 से ये लगातार जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जयराम रमेश ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एक ट्वीट किया है, काफी लंबा ट्वीट है, अगर आप चाहें तो उसको अपने दर्शकों को जी बता भी सकते हैं। हाँ जी, उसको दिखा सकते हैं। उस ट्वीट को जयराम रमेश ने जो लिखा है कि आज के दिन वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 75 साल पहले आज ही के दिन 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग अस्तित्व में आया था। यानी एक दिन बाद संविधान अस्तित्व में आया था और चुनाव आयोग उससे एक दिन पहले। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसके पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। उन्होंने पूरी उसकी जानकारी दी है और आखिर में वो बाद में लिखते हैं कि ऐसे ही कई अन्य प्रतिष्ठित मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं जिनमें टी.एन. शेषन का नाम सबसे उनका विशेष स्थान है। उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। अफसोस की बात है कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की जोड़ी ने चुनाव आयोग के प्रोफेशनलिज्म और स्वतंत्रता के साथ गंभीर रूप से छेड़छाड़ किया है। इसके कुछ फैसलों को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में हाल के विधानसभा चुनाव को लेकर व्यक्त की गई चिंताओं पर इसका रुख आश्चर्यजनक रूप से पक्षपात से भरा रहा है। आज खुद को खूब बधाइयां दी जाएंगी, लेकिन इससे ये तथ्य सामने नहीं आएगा कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, आज जिस तरह से आयोग काम कर रहा है, वो संविधान का मजाक और मतदाताओं का अपमान है। ये चुनाव आयोग पर टिप्पणी की है जयराम रमेश ने। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जो आज मनाया जाता है 25 जनवरी को, उस दिन के रूप में, और उन्होंने सीधे तौर पर एक बार फिर चुनाव आयोग पर तमाम जो आरोप हैं वो उन्होंने लगाए हैं। लगातार आरोप लग रहे हैं पिछले 10 साल से, और मौजूदा जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में चुनाव आयोग को लेकर कई मुकदमे चल रहे हैं। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सीधे तौर पर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता है, मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। और जब सीसीटीवी फुटेज की बात होती है दिखाने की, तो फिर नियम ही बदल दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, समझिए, नियम बदल दिए जाते हैं और फिर ये बताते हैं राजीव कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नियम बदल क्यों दिए थे उन्होंने, कि चूंकि अब वो पहले इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं होती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है, तो उसके लिए नहीं बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि अगर कोई आदमी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा को देखना शुरू करेगा तो 36,000 घंटे में देख पाएगा एक व्यक्ति। अरे भाई, एक व्यक्ति क्यों देखेगा 36,000 घंटे? जहाँ उसको आवश्यकता होगी, जहाँ उसको शक होगा, वहां देखेगा। आपको देने में क्या दिक्कत है अगर आपने कोई गड़बड़ी नहीं की है? चूंकि समीर जी आरोप लग रहा है 36,000 घंटे देखना भी चाहे तो आप देखने दीजिए। आप देख लीजिए, आपको क्या दिक्कत है? तो आपको उसकी चिंता क्यों रही है? 36,000 घंटे कहाँ से लाएगा? तो यानी समीर जी जो अब तक आरोप लग रहा है वो आरोप यही लग रहा है कि भाई चुनाव आयोग ने कुछ गड़बड़ियां की हैं। तो आप तो ये सुनिश्चित कीजिए कि चुनाव आयोग ने कोई गड़बड़ी नहीं की है। तो लोगों के मन में अगर शंकाएं हैं वो शंकाएं दूर हो, एक संवैधानिक संस्था जो है उसके ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे, ये बहुत आवश्यक है। आवश्यक ये नहीं है कि साहब उस डाटा का क्या इस्तेमाल होगा, उसे कौन 36,000 घंटे में, अरे 36 लाख घंटे लगे आपकी बला से, चाहिए आप दे दीजिए। तो ये है। अच्छा, अब जो वहाँ के हरियाणा के एक कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, क्या शक्करान सिंह दलाल नाम है उनका, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने रुपया जमा कर दिया ईवीएम की जांच कराने के लिए और कहा गया कि साहब वो डाटा तो हमने डिलीट कर दिया और आप जो है इसका वो जो मॉक पोल जो है उससे आप कर लीजिए। भाई सवाल तो उस डाटा पे ही है जो आपने डिलीट कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 45 दिन तक कोई डाटा डिलीट नहीं करना है, आपको मशीनें संभाल कर रखनी है, सिंबल लोडिंग यूनिट आपको संभाल कर रखनी है, ईवीएम संभाल कर रखनी है, वीवीपैट संभाल कर रखनी है, सब कुछ सील करके रखना है 45 दिन तक, लैपटॉप को रखना है, तो आपने कैसे डिलीट कर दिया? तो सुप्रीम कोर्ट की अब मानना है, सुप्रीम कोर्ट की तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए करण सिंह दलाल की उस याचिका पर। समझिए, बिल्कुल। तो तमाम मामले ऐसे हैं जिससे सुप्रीम जो चुनाव आयोग है उसकी पारदर्शिता, उसकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। और आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर जयराम रमेश ने इस बात का उल्लेख किया है, एक बार फिर आरोप लगाया है। और संजोग देखिए कि एक दिन पहले ही उत्तराखंड में निकाय चुनाव में मतदाता सूची को लेकर जो आरोप होते हैं वो किस तरह से सही होते वहां दिखाई पड़े हैं।
तो ये बड़े सवाल हैं, लेकिन कई सारे सवाल हैं, लेकिन चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर इस तरह के आरोप बहुत ही गंभीर हैं। और यहाँ दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, लेकिन ये इसका जो इस गर्मी का असर सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है बिहार में। वहां राजनीतिक समीकरण लगातार बनते बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। एनडीए के भीतर जो उथल पुथल मची हुई है, उसके केंद्र बिंदु में अब जीतन राम मांझी आ गए हैं। नीतीश कुमार से उनकी नजदीकी और भारतीय जनता पार्टी से दूरी ये बता रही है कि अब बिहार में क्या होने वाला है। बहुत कुछ चीजें चल रही हैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव को लेकर। तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं।